नमस्कार, आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पूरी ऊर्जा के साथ हैं। देखिए, हम जो पढ़ाते हैं वो कोई बिजनेस नहीं है, न मुझे कोई चिंता प्रॉफिट लॉस की है, क्योंकि जो मेरा पढ़ाने का जो है एक जुनून है, मेरे अंदर पैसन है कि अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाए, कि आपको समझ में आए। और मेरे अंदर खुद का जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं रहता तब तक मुझे लगता है कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा है। और दूसरी बात, मेरी आदत हमेशा यह रहती है कि जो है सबसे पीछे वाला बच्चा बैठा हो। जैसे मैं ऑफलाइन जब पढ़ाता कोचिंग हो तो मेरा नज़रिया रहता है कि आगे वाला तेजी है, समझ में आ रहा है, जो सबसे पीछे बैठा है उसको समझ में आ रहा है तो मेरा पढ़ाने का मतलब सार्थक है। मेरा ये शुरू से नज़रिया रहा है और मेरा पढ़ाने का एक जुनून है, क्योंकि इसमें मुझे लाभ हानि क्या होगा क्या नहीं होगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं। और दूसरी बात देखते हैं कि जो कोविड चला था तो कोविड में जब ऑफलाइन कोचिंग ऑफ हुई तो क्या रहता है, कई बच्चे आए, सर क्या कैसे, सर मुझे ये क्वेश्चन बता दीजिए, सर मुझे ये कैसे तरीका बता दीजिए, आप कैसे अलग अलग बताते। तो मैंने एक प्लेटफॉर्म को कोई चुना, मेरे दिमाग में था कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, तो मैंने एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म को चुना। और उस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैंने सोचा जो भी करूँगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास का करूँगा, और ऐसा करूँगा कि जो भी बच्चे हैं, जैसे 10 लोग पूछे, 5 लोग पूछे, तो सबको एक साथ मैं कवर कर सकूं। तो यहाँ पे मेरा कोई प्रॉफिट लॉस का मैंने सोचा ही नहीं, बिजनेस मेरा नहीं है, ये एक मेरा जुनून है पढ़ाने का। ठीक है, अब मैं दूसरी बात करता हूँ, जो असफलता और सफलता में मैं कोई विश्वास नहीं करता हूँ। देखिए, यदि आप सफल होते हैं तो आप जश्न मनाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि यदि आप असफल होते हैं तब भी आप सेलिब्रेशन कीजिए, लेकिन उसको आप खुलेआम ना कीजिए, सेपरेट कर लीजिए। क्योंकि आप जब असफल हो रहे हैं तो आपने अपनी असफलता से कुछ सीखा है, और जो सीखा है उसी का जश्न मनाइए अपने में, और जश्न मना के उसको अगली बार खुलेआम जश्न में बदल दीजिए, मतलब सफल हो जाइए। और रही बात आपके समझने की, तो आप जो है जो भी कोई भी प्रॉब्लम आ तो आप उसको हमारे चैनल पे बता सकते हैं, हम उसमें इम्प्रूव करेंगे। ये सीखने की उम्र हमेशा रहती है। जो भी आपको डाउट लगता है, जो भी आपको और इम्प्रूव कराने की बात है तो आप मुझे बताइए, हम और इम्प्रूव करेंगे। और रही बात आप लोगों की सपोर्ट की, तो आप सपोर्ट जैसे आप अभी तक करते हैं तो और भी कीजिए। देखिए, जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब मैंने पहला सब्सक्राइब अपने आप किया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब 1 सब्सक्राइब लिख के आया। बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, यूट्यूब पे देखिए मैंने आईडी बनाई है संतोष जीएस क्लासेस से, और 1 सब्सक्राइब। मैंने कुछ नहीं आगे सोचा, बस इतना ज़रूर सोचा जो बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको हम कैसे प्रोवाइड करा दें अपने लेक्चर के माध्यम से उनके सामने आकर। तो मुझे ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म लगा। फिर जो है 100 दिन के अंदर आप सभी का स्नेह, साथ और प्यार मिला। इसकी बदौलत जो है हम लोगों ने, हमारी जो फैमिली है वो 100 दिनों के अंदर 1000 लोगों की, 1000 प्लस लोगों की फैमिली बन गई। और इसके साथ ही लगभग 1 लाख अपने जो चैनल के व्यू होने भी वाले हैं। साथ ही साथ चैनल भी हम लोगों का जो है अपनी फैमिली का मोनेटाइज हो गया है। लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट अभी भी है कि यदि आप हमारी क्लास को देखते हैं, पढ़ते हैं और आपको समझ में आता है तो गुरु दक्षिणा के रूप में आप, ऐसा तो है नहीं कि वनवासी हैं, संन्यास ले लिए हैं, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल समाज से विरक्ति ले लिए हैं। आपके मोबाइल में 1-2 ग्रुप जरूर पड़े रहते हैं, आप उनमें बेझिझक हमारे जो है चैनल को शेयर कीजिए। आप लोग करते नहीं हैं यार, इसमें क्या जाता, आप आ जाइए, आपका कोई कार्य हो मैं करूँगा, मैं आपसे ये कहता हूँ, प्रतिबद्ध हूँ, मैं ज़रूर करूँगा। और आप रही बात मेरे शेयर करने की, ऐसी कोई चीज़ देंगे हम, आप 20 बताएंगे, मैं 30 लोगों को करूँगा, उसमें क्या जाता है, पैसे तो नहीं खर्च होते हैं। आप जब कुछ हम आपसे ले भी नहीं रहे तो आप इतना तो कर सकते हैं। ये आपका सहयोग ही जो है हमारे चैनल को और ग्रो करेगा, और अपना बेस्ट से बेस्ट हम देने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार ज़रूर शेयर कीजिए। आपका जो भी रिलेशन में परिवार का ग्रुप हो, जो भी हो पढ़ने से जुड़ा हुआ, और यदि नहीं भी पढ़ने वाला है, एक सामाजिक ग्रुप है, उसमें भी कर सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं अभी बताएंगे ना, बॉडी के अंदर की सब चीज़ें सबके लिए काम आएंगी। क्योंकि एक फर्स्ट एड किट होता है, अभी आप पूरी बायोलॉजी पढ़ जाएंगे तो आप एक हिसाब से किसी को डॉक्टर से सामने बात करेंगे तो अच्छे से बात कर सकेंगे। डॉक्टर आपको समझेगा कि आपको कुछ पता है, वो बता रहा है ल्यूकोसाइट, आपको पता ही नहीं ल्यूकोसाइट है क्या है, किसी से पूछते घूम रहे हो अनपढ़ों जैसे। तो आपको पता होना चाहिए, सेल्स के बारे में बताया, सेल डिफ्यूज हो जाती हैं, सेल का डिवीजन होता है, कुछ समझा दिया, कोई मतलब ही नहीं, पूछते घूम रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्या पूछेंगे, तो पढ़ाई क्यों करते हैं। तो आप कहीं भी हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, और ये यकीन मानिए कि आप जो शेयर करेंगे, जो भी पढ़ेगा वो आपकी इंसल्ट नहीं, आपकी तारीफ़ ही करेगा। जो भी ये पढ़ाते सर हैं अच्छा पढ़ाते हैं, ये हमें उम्मीद है कि अपनी मेहनत पे कुछ तो हमें भी भरोसा है। तो अब हम आगे चलते हैं।
और सेल को हम इस प्रकार पढ़ेंगे, शायद अभी तक आपने ऐसे सेल को पढ़ा भी नहीं होगा, बिल्कुल डिट्टो। यदि आपने पहला लेक्चर लिया है और सेकंड आज ले लेंगे तो सेल फिनिश, मतलब कोशिका से बाहर कुछ नहीं, एकदम कॉन्सेप्ट फैक्ट सब क्लियर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं टॉपिक पे। देखिए टॉपिक में क्या सीन था, जो हमने एक अब डायग्राम हमने कल ये बताया था, ये हमने सेल बनाई थी, सेल के अंदर हमने क्या बताया था, ये जो है ये क्या था, ये जो है ये पहले तो हम इसको, ये जो क्या है, ये थी क्या थी, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली थी, ये कोशिका झिल्ली थी। अब इसके ऊपर जो है ये जो हमने बता दी, जो कोशिका झिल्ली तक जो ये कोशिका केवल ऐसी थी, मतलब कोशिका झिल्ली तक। देखिए ध्यान से, ये हमने बताया था, ऐसे अलग कर देते हैं। देखिए ये जो है ये कोशिका झिल्ली हो गई और इसके ऊपर जो है ये कोशिका भित्ति हो गई, ठीक। फिर हमने जंतु के लिए बताया, ये पौधों के लिए है। पौधे क्या हैं, जो बिल्कुल स्थिर है, हवा आए तो इधर डुले उधर डुले, हवा में घूम रहे हैं, ठीक, मगर ऐसे चल नहीं रहे हैं हम लोग जैसे। ये क्या है, ये कौन होते हैं, पादप, पौधे। और पौधों और जंतुओं में, जंतुओं क्या है, कूद फांद रहे हैं। हम लोग हैं अभी आए, कोई बढ़िया चीज़ दिख रही हो, अभी कुछ मतलब बट रहा हो भंडारा वंडारा में, तो कूद के पहुंच जाएंगे, बिल्कुल छलांग मार दे पाए, हम पहले आगे खड़े हो जाएं, ले आए जाके, ठीक है। तो वो क्या हम लोग मतलब ये हैं क्या है, जंतु में आ गए। जानवर है, शेर को शिकार मिला, झपट पड़ा जाके तो फांद गया, समझ रहे। खरगोश को गाजर दिखी, कूद गया खाने के लिए। तो ये हो गया क्या, जानवर जंतु। और ये क्या हो गया, पौधे। पौधे मस्त हवाई ढोल रहे हैं, लेकिन ये फांद कूद नहीं पाते हैं। तो लेकिन क्या पौधे शोषण नहीं करते हैं, करते हैं। मनुष्य शोषण करता है, करते हैं। ये उत्सर्जन करते हैं, हाँ, ये गोंद वगैरह निकालते हैं। ये उत्सर्जन करते हैं, हाँ, ये करते हैं। अब कैसे करते हैं समझते हैं, उत्सर्जन क्या क्या है हम बताएं, कैसे क्या करते हैं। पॉटी शॉटी सब उत्सर्जन ही तो है, पसीना निकलना ये उत्सर्जन ही तो है, सब उत्सर्जन कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, इनमें क्या होता है, प्रजनन होता है। पौधे भी प्रजनन करते हैं, परागकण द्वारा जो है अगले पुष्प का निर्माण होता है, फिर पुष्प से जो बीज गिरता है उससे फिर पौधा बन जाता है। तो ऐसे क्या है, ये तो प्रजनन करते ही हैं, इनके तो समझते ही हैं आप, जो है मेल फीमेल का जब मिलाप होता है तो प्रजनन होता ही है, ठीक। तो जो है सब मतलब सिमिलरिटी है, देखें तो सिमिलरिटी। बस ये क्या स्थिर रहते हैं, हवा में डोला ओला करते हैं, ये क्या भागते कूदते रहते हैं। तो अब क्या है, इनकी जो सेल है, आप ये जान लिए, लिविंग चीज़ दोनों होती हैं। लिविंग में पौधे भी हैं और जंतु भी है। और ये जो जंतु हैं वो हमने बता दिया, दोनों लिविंग में क्या पहचान होती है, श्वसन, उत्सर्जन, जो है आपका प्रजनन और क्या पोषण, सब ये सब होता है। अब देखिए ध्यान देने वाली बात है, जो इसके ऊपर जो है कोशिका भित्ति है, ये केवल कोशिका झिल्ली से है। तो अब देखिए ये कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, तो ये भी एक कोशिका का पार्ट हो गया। फिर जीव द्रव्य, जीव द्रव्य का मतलब क्या, ये जो इसके अंदर अभी समझाएंगे, अभी तक इतना ही समझ लीजिए कि इसके अंदर तरल पदार्थ है वो जीव द्रव्य है, इसके अंदर तरल पदार्थ है वो जीव द्रव्य है, इतना समझ लीजिए। फिर रिक्तिका की बात आएगी, समझिएगा ध्यान से, रिक्तिका की बात आएगी। इसमें भी देखिए रिक्तिका इतनी बड़ी है, इसमें भी रिक्तिका इतनी, इसमें थोड़ी छोटी कर दें, रिक्तिका थोड़ी छोटी कर दें। अब रिक्तिका क्यों हमने पार्ट कहा है, इसका पार्ट क्यों कहा, ये बात नहीं, हमने इनको भी तो पार्ट है, लेकिन इसको हमने डिवीजन में रिक्तिका की जगह नहीं रखा। क्यों रिक्तिका, इसमें हमने तीसरा पार्ट कहा, समझिएगा। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली हो गया, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली ही ये पार्ट हो गया। फिर जीवद्रव्य, इसके अंदर तरल पदार्थ भरा है, अभी बताएंगे तरल पदार्थ का क्या काम है। और फिर रिक्तिका, रिक्तिका की बात हम क्यों करें, क्योंकि रिक्तिका जो है 90% हिस्सा जो कवर करती है कोशिका का, रिक्तिका करती है। तो इसलिए रिक्तिका मतलब पादप में, तो जो पादप का मतलब प्लांट, प्लांट में 90% जो है हिस्सा कौन कवर कर रहा है, रिक्तिका कर रही है, समझिएगा। तो इसीलिए एक पार्ट हो गया ना। यदि हमारे शरीर में कोई जो बड़ा अंग है तो एक पार्ट के रूप में आ गया। अभी जैसे शरीर में हालांकि छोटे अंग भी पार्ट हैं, लेकिन बड़ा अंग क्या है, एक खास एकदम दिखता है कि जो है, जैसे कहा जाए कि आपके शरीर में कौन कौन से अंग है, तो यही बताएगा आदमी, मुंह, नाक, कान, हाथ, पैर, ऐसे बताओगे कि लीवर, हार्ट, सब ऐसे बताने लगोगे। तो ऐसे ये एकदम पार्ट है, ऊपर बड़ा सा पार्ट, ठीक। तो ये रिक्तिका हो गई, इसमें थोड़ी सी छोटी होती है। अभी अब बताएंगे क्यों। अब पार्ट हो गया, हमने 3 मेन पार्ट काट लिए इसके, एक कोशिका के 3 पार्ट। अब देखो कोशिका को हमने बताया था छोटा भाग नहीं है, कोशिका क्या है, एक कुछ छोटा शरीर का भाग नहीं है, ये एक मूलभूत इकाई है। मूलभूत मतलब इसी से शरीर शुरू होता है, ये इसलिए मूलभूत का मतलब क्या, मतलब ओरिजिन, इसी से शरीर शुरू होता है। कोशिका से ही ऊतक बनता है, ऊतक से ही क्या बनता है, अंग बनता है, अंग से अंगतंत्र बनता है, अंगतंत्र से क्या बनता है बताइए, शरीर पूरा बन जाता है। जैसे कि हमारा जिला सीतापुर है, मान लेते हैं हमारा जिला सीतापुर है, सीतापुर से क्या हुआ, हम थोड़ा बढ़े, हमारा जिला सीतापुर हुआ, सीतापुर मतलब कोशिका। फिर कोशिका से आगे बढ़े, क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़े, मंडल आ गया, लखनऊ, लखनऊ में है तो ऊतक पहुंच गए। फिर ऊतक से, ऊतकों कई सारे मंडलों का एक समूह बन गया, तो ऊतक से एक अंग यूपी बन गया, अपना यूपी, यूपी हो गया तो ऊतक अंग, ठीक।
फिर जो है उत्तर मतलब अंग बन गया, यूपी बन गया। अब फिर ये सारे अंग मिल गए, उत्तर प्रदेश मिल गया, ऐसे उधर मध्य प्रदेश मिल गया, इधर बिहार मिल गया, इधर छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, सब मिलके पूरा क्या बनाए, अंग तंत्र बना लिए। मतलब क्या, शरीर पूरा इंडिया, समझ रहे हैं, तो इंडिया बन गया। तो वही जो इंडिया है हमारा शरीर है, और जो हम अपने जिले में, अपने अपने जिले में है, वो क्या है, कोशिका है। ठीक, तो कोशिका, लेकिन अब कह दो कोशिका सबसे छोटा भाग है? नहीं, सीतापुर जिले में भी कई सारे गांव होंगे, कस्बे होंगे, और जो ब्लॉक होंगे, सब होंगे ना। तो उसी प्रकार कोशिका के अंदर भी ये सब ब्लॉक, कस्बे, ये सब हैं, गांव हैं, ब्लॉक हैं, कस्बे हैं, उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट हैं सब। तो क्या छोटी कोशिका हुई? कोशिका के अंदर तो भी इससे छोटे भाग हैं, लेकिन जो मूलभूत इकाई है, जहाँ से देखा गया है, इनको सबको समेटे हुए है और शरीर के निर्माण में इकाई महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, वो कोशिका है। ठीक, तो अब कोशिका का मैटर हमने देख लिया। तो अब कोशिका द्रव्य, अब देखें कोशिका द्रव्य क्या है, ये तो पूरा जीव द्रव्य हो गया। अब कोशिका द्रव्य के अंदर देखते हैं, ये देखिए, ये पूरा जो है, पूरा जो इसका पूरा सिस्टम जो है कोशिका द्रव्य में आ गया। ध्यान देगा, ये पूरा जीव द्रव्य है, इसके अंदर जितने भी भाग हैं जो है जीव द्रव्य में, सब कुछ, मतलब इसके अंदर जो केंद्रक भी है ना, वो भी किस में आ गया, जीव द्रव्य में आ गया। लेकिन अब जो है इसके अंदर दो डिवीज़न हो जाते हैं। ये जो केंद्रक को छोड़ के जो तरल पदार्थ है, जितना भी तरल पदार्थ और जो भी ये सब है पार्ट हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी कॉय है, ये सब जो भी पार्ट हैं, वो सब किस में आ गए, कोशिका द्रव्य में। समझिएगा, जीव द्रव्य पूरा हो गया, इसके अंदर जो भी है सब जीव द्रव्य है। लेकिन जीव द्रव्य में केंद्रक को अलग कर दें, ये केंद्रक है, इसको अलग कर दें, इसके साथ जितना भी जो मटेरियल है, छोटे छोटे अंग हैं इसके अंदर, कोशिकांग हैं, ऑर्गेनल्स हैं, वो सब क्या आ गए, कोशिका द्रव्य के अंदर आ गए। अब हमने देखा केंद्रक को आगे, तो देखो अब कोशिका द्रव्य में क्या हो गया, इसके अंदर जो भी अंग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, फिर गोल्जी कॉय हो गया, फिर जो है जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, राइबोसोम हो गया, तारक काय हो गया, सेंट्रोसोम इसमें होता नहीं है पादप में, ठीक है, लाइसोसोम हो गया। ठीक, ये सब क्या है, ये सब इसके अंदर कोशिकांग है, ऐसे इसमें। ठीक, अब जो है फिर केंद्रक में चलते हैं। केंद्रक, ये केंद्रक आ गया, यहाँ पे जो है केंद्रक, इसको हम निकाल लाए बाहर, केंद्रक यहाँ आ गया। केंद्रक से जो है ये सब क्या जुड़ी रहती हैं, ये इंडोप्लाज्मिक जो है रेटिकुलम है, अंतःप्रद्रवी जालिका सब जुड़ी हैं, इन्हीं पे क्या होते हैं, राइबोसोम, अभी पढ़ाएंगे अच्छे से। तो केंद्रक, अब केंद्रक के भी जो आवरण पे क्या है, झिल्ली है, ये केंद्रक झिल्ली इसको कहते हैं। और इसके अंदर क्या भरा है, केंद्रक द्रव्य भरा है, इसके अंदर भी केंद्रक द्रव्य भरा है। अब केंद्रक द्रव्य के अंदर भी क्या चलते हैं, एक केंद्रिका होती है, छोटी सी क्या है, केंद्रिका है। अब केंद्रिका के साथ ही अंदर से जाल बना है, ये क्रोमेटिन जाल है। अब इस सबको हम पढ़ेंगे, हमने एक थीम बना दी है। अब हम आगे चलते हैं, 1 बाय 1 एक एक पॉइंट से पढ़ेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आए तो आप कर सकें, और पढ़ें ऐसा पढ़ें कि मज़ा भी आए और बिल्कुल समझ में ही आए, और एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उस पर चढ़ के बैठें और सॉल्व करके हटें, एकदम देखें, हटाएं सड़क से। हाँ, श्वसन से काम संबंधित है माइटोकॉन्ड्रिया का, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा और कहाँ कहाँ पाया जाता है, तुरंत लगा दिया केंद्र, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कॉन्सेप्ट। अब वहाँ सोच रहे डीएनए आरएनए किस में है यार, इसमें है, रिक्तिका में है, दिमाग में आ रहा है, गोल्जी कॉय में भी कुछ बात कर रहे थे परिवहन की, इतना क्यों सोचना। ठीक, सोचने के लिए मैथ वगैरह है ना, रीजनिंग है ना। अब देखते हैं, अब इसको मैं बिगाड़ रहा हूँ, अब 1 बाय 1 एक एक पार्ट के बारे में फंक्शन बताऊँगा, आपका कुछ का फिनिश। ठीक, यदि मेरी पढ़ाई आपको समझ में नहीं आ रही हो या लग रहा हो कि मैं स्पीड में बता रहा हूं, तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं, बिल्कुल। देखिए, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अब मैं कोशिका झिल्ली से स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, आप सामान लेने जाए दुकान पे, परचून की दुकान गए, तो वहाँ पर पहले एक बात यहाँ पर लिख देते हैं, क्या पढ़ाना है हमें, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली या कोशिका कला भी आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक, अब इसको सेल मेम्ब्रेन, ये कोशिका झिल्ली के बारे में, तो ये है, ये झिल्ली हो गई, ये कोशिका है, ये कोशिका की क्या झिल्ली है, ये कोशिका की। अब देखें इसको, देखिए आप दुकान पर परचून की पहुँचे, वहाँ आपने जो है अपना बैग निकाला, बैग नहीं ले गए तो आप शॉपकीपर ने ही आपको झिल्ली दे दी, झिल्ली में सामान रखने लगा। तो आप जो सब सामान शॉपकीपर रखेगा तो क्या कहेंगे, भाई साहब ये है 10 रुपये का, कल की चाय के लिए चाय पत्ती का पैकेट डाल दीजिए। ठीक है, फिर कहा
कि हाँ 1 किलो चीनी भी तोल दीजिएगा। पूछा कि दूध है सर, दूध भी दे दीजिएगा। फिर पूछा जो है थोड़े सर बिस्कुट का पैकेट है, बिस्कुट भी डाल दीजिए उस थैली में। फिर नमकीन है, नमकीन भी डलवा लिया आधा किलो का पैकेट। तो इस प्रकार से तुमने झिल्ली में सब सामान रख लिए, ठीक, झिल्ली में सब सामान को रख लिया। अब वो झिल्ली को आपने ऐसे बंद कर दिया, ठीक, झिल्ली को इस प्रकार बंद किया कि उसमें धूल गर्दा ना जाए, ठीक, इसीलिए तो बंद किया कि मतलब साफ़ सुथरा बना रहे। अब ऐसे ही आप समझिए, ऐसे ही आपको ऐसे ही समझना है कि आपकी कोशिका झिल्ली है, उसमें आइए माइटोकॉन्ड्रिया, जी आइए माइटोकॉन्ड्रिया इसमें आ जाइए। हाँ, एक गोल्गी कॉय भी रख दीजिए, एक गोल्गी कॉय रख दीजिए। हाँ, एक जो है इसमें जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी रख दीजिए। हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर एक हाँ जो है आपका जो बचता है, क्या बचता है, राइबोसोम, राइबोसोम को भी रख दीजिए, लाइसोसोम भी एक रख दीजिए। फिर आपने उस झिल्ली को बंद कर दिया। तो क्या हुआ, ये जो पूरे सामान को क्या कर रहा है, ये एक जब झिल्ली बंद कर तो एक आकार नहीं देता है, पूरा एक शेप आ गया ऐसे झिल्ली बना। तो ये पूरा जो क्या करता है, कोशिका झिल्ली एक शेप देता है, आकार देता है। सेकंड क्या रहता है, कोशिका झिल्ली आकार दे दिया। और क्या कर रहा है, झिल्ली बंद करते हैं क्यों, क्योंकि बाहरी धूल गर्दा ना आए। तो क्या करता है, और जो है जो साफ़ सुथरी हवा है, थोड़ा बहुत चली भी जाए, सामान को बढ़िया ताज़ा बनाए रखे। तो वैसे ही जो ये है कि जो पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण रखता है। हाँ, तुम खराब पदार्थ हो, रुको यहीं पे, तुम बदमाश आदमी हो, तुम नहीं, तुम्हारी एंट्री नहीं है। तो ये क्या करता है कि उनको रोक देता है, जो साफ़ सुथरा पदार्थ है उसको लेता है और पदार्थों को बैलेंस रखता है, अपने अंदर जो आना होता है आने देता है, जिसको नहीं आने देना चाहिए उसको रोक देता है। तो ये प्लाज्मा झिल्ली का जो इसका कोशिका झिल्ली का काम हो गया। तो कोशिका झिल्ली का एक काम क्या है, जो है आकार प्रदान करना, आकार प्रदान करना, पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण, के आवागमन पर नियंत्रण। और ये क्या होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। कैसी होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली है। ये जो पदार्थों का आवागमन कैसे होता है, परासरण व विसरण द्वारा। तो ये हो गया। तो कोशिका झिल्ली के बारे में हमने बता दिया। अब एक और चीज़, ये कोशिका झिल्ली कहाँ कहाँ होती है। कोशिका झिल्ली जंतुओं में भी होती है, जंतु वह जो है पादप मतलब प्लांट में भी होती है। कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है। फिट। अब हमको इतनी ही जानकारी इंपॉर्टेंट थी। कोशिका को आकार कौन देता है, पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण, अर्धपारगम्य झिल्ली है। और इसमें जो पदार्थों का आवागमन होता है किस प्रक्रिया से होता है, परासरण और विसरण से होता है। ठीक, तो जल के जो अणु आते हैं उनको परासरण जो है उसको आने देता है, तो इस प्रकार परासरण कह देते हैं। अब हम आगे देखेंगे ये। अच्छा, एक और चीज़, कोशिका झिल्ली जंतु में भी पाई जाती है। और क्या, ये तो झिल्ली है ना, जब ये जो इसके अंदर जो क्या होंगे, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये क्या आपका रिक्तिका है, वैक्यूल जिसे कहते हैं, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, ER है, जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब हैं। तो ये तो जंतु में भी इसको इकट्ठा रखने के लिए झिल्ली की ज़रूरत होगी, और पादप में भी होगी। तो दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जंतु में पादप। ठीक, अब देखते हैं कोशिका भित्ति। आगे बढ़ते हैं। कोशिका भित्ति क्या रहता है। कोशिका भित्ति देखिए, अब इंसान एक फिट व्यक्ति होता है, ये तो नहीं हाथी ऐसा बड़ा होता है इंसान। तो इंसान की जो कोशिका होती है थोड़ा सा छोटी होगी। जब आदमी छोटा है, मतलब इंसान छोटा होता है, विशाल का हाथी वेल जैसा नहीं होता है, तो उसके जो कोशिका छोटी होती है। जब कोशिका छोटी तो उसके पार्ट भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो जो होती है, तो उसमें क्या होती है, जो कोशिका झिल्ली भी इतना ज़रूरत नहीं होती है डबल होने के लिए, क्योंकि वो उतने छोटे छोटे पार्टों को संभाल लेती है। समझिएगा, शरीर बड़ा तो कोशिका झिल्ली भी बड़ी होगी, और उसके अंदर के कोशिकांग भी बड़े बड़े होंगे, तो उनको ओवरलोड हो जाएगा, तो झिल्ली संभाल नहीं पाएगी। तो उस पर क्या होगा, एक दूसरी परत चढ़ी होगी। जैसे अब इसमें क्या है, कोशिका भित्ति का मतलब ये तो झिल्ली हो गई, लेकिन इसमें जो अब पार्ट हैं थोड़ा सा बड़े साइज में हो सकते हैं, तो इनको उन पर छाल टाइप की डबल होती है दूसरी, उसे क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं, कोशिका भित्ति। और जबकि इंसानों में छोटी कोशिकाएँ होती हैं, मतलब उनका साइज छोटा, तो उसमें छोटे छोटे कोशिकांग होते हैं, तो एक झिल्ली संभाले रखती है। लेकिन इसको संभालने के लिए एक और डबल आवरण की ज़रूरत होती है, उसे क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं, कोशिका भित्ति। तो ये क्या कर रही है, ये क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है,
सुरक्षा प्रदान करती है। और क्या कह सकते हैं, ये एक जो है इसको आकार भी दे रही है। और एक विशेषता कोशिका भित्ति में क्या है, कोशिका भित्ति केवल और केवल पादपों में पाई जाती है। पादपों में, या अभी पादपों में तो कह रहे हैं, लेकिन अभी और जगह पे कोशिका भित्ति पाई जाती है। कहाँ कहाँ पे बताएंगे। ये जंतुओं में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती है, जंतुओं में नहीं। क्वेश्चन आता है कोशिका भित्ति कहाँ नहीं होती है, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होती है, बहुत बड़ा अंतर है। ठीक, कोशिका भित्ति जंतु में नहीं होती है, इतना याद रखिए। दीवार हम लोगों की ज़रूरत नहीं है, जो सेल वाल है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी बात, ये हो गया। अब अच्छा, ये कोशिका भित्ति कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो एक साल्ट याद रखेंगे, सेप जीवाणु का, सेप मतलब आकार जीवाणु का। तो इससे सेप नहीं होता, सेप, तो इसको हिंदी में लिख लो। हिंदी में क्या लिख लो, सेप जीवाणु का, सेप जीवाणु का, ये याद रख लीजिए, जीवाणु का। ठीक, तो सेप का मतलब सेवाल, सेवाल हो गया। पा का मतलब पादप, पौधे हो गए। ठीक, और इसको हटा देते हैं। ठीक, और जीवाणु तो जीवाणु होता ही है। का मतलब कवक। देखिए, जो शैवाल और पादप, जो इसमें जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, सेलुलोज की। बहुत बार प्रश्न आता है। देखिए, हम जिस कपड़ा पहने, ये कपड़ा देख रहे हैं, तो ये कपड़ा किसका बना है, ये बना है सूती कहते हैं, सूती कपड़ा है ये। सूती कपड़ा किसका मतलब, कॉटन का बना था। कॉटन क्या होता है, पौधा होता है कॉटन। कॉटन के बीज से जो है रेशे निकाले जाते हैं, तो कॉटन के बीज से बनता है। तो कॉटन जो है पौधा होता है। कपास इसे कहते हो, कपास जो है, कपास में क्या पाया जाएगा, पादप है, प्लांट है। तो प्लांट क्या होगा, सेलुलोज होगा। तो सेलुलोज हो गया, समझिए, प्लांट हो गया। प्लांट से क्या मिलता है, सेलुलोज। तो सेलुलोज, ये शर्ट किसकी बनी है, सेलुलोज से बनी है, देखा जाए। ठीक, सूती वस्त्र का मतलब कपास का मतलब सेलुलोज। ठीक, तो इसकी कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज कोशिका भित्ति होता है। जो पादप की कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। जो हम लिखते हैं कॉपी पे, जो लिख रहे हैं ना, लुगदी है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। लुगदी जो है किसकी बनी होती है, तो लुगदी से तो कागज बनता है, कागज पे लिखते हैं, तो वो जो लुगदी है वो सेलुलोज है। ठीक, अब पादप तो हमने बता ही दिया है, सेलुलोज होता ही है। शैवाल, जो शैवाल की भी कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की होती है, कंफ्यूज नहीं होना है। सेलुलोज, यही सेलुलोज, यही जो है, यही इसी की बनी होती है। अब जीवाणु की पेप्टाइड ग्लाइकॉल, तो पेप्टाइड लिख दें, पेप्टाइड याद रहेगा, पेप्टाइड। अब जो है कवक की काइटिन, काफर कवक, काफर काइटिन, ऐसे याद रखिए, काइटिन की बनी होती है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जो है काइटिन जो है किसकी, जो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की। तो काइटिन से इस प्रकार प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे का जो पार्ट है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्या हो गया भैया, तो बड़ी ताकत लग रही बिगाड़ने में। हाँ, अब देखते हैं। अब जो है आपका रहता है, किस पे आएंगे हम, रिक्तिका पे। रिक्तिका। अब हम कोशिकांग के पार्ट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा कोशिका भित्ति, फिर कोशिका जो है कोशिका झिल्ली पढ़ा, फिर कोशिका भित्ति पढ़ा, फिर रिक्तिका। ऐसा पढ़ेंगे, याद रहे दिमाग में ना, तो इसको। अच्छा, एक चीज़ कोशिका भित्ति में और देख लीजिए, जब आदान प्रदान रोकता है, आदान प्रदान कर रहा है पदार्थों का, कोशिका भित्ति से कोशिका झिल्ली होता है, ये आदान प्रदान करता है अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, जो पदार्थों का आवागमन पर नियंत्रण रखता है, आदान प्रदान करता है, और ये आकार देता है। मतलब पदार्थों का आवागमन पर नियंत्रण रखता है और क्या आकार देता है। जब आवागमन पर नियंत्रण रखता है तो ये क्या कहलाएगा, द्वारपाल तो होता है जो खड़ा होता है। तुम संदिग्ध लग रहे हो, सस्पेक्टेड हो, चलो बाहर निकलो, हाँ तुम शरीफ हो, आओ अंदर, वीआईपी आदमी हो, आओ। तो ये क्या है, तो ये आवागमन पर नियंत्रण रखता है, तो इसको द्वारपाल का काम करता है। इसको द्वारपाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली को द्वारपाल भी कहते हैं। साथ में कस्टम इंस्पेक्टर भी कहते हैं, कस्टम इंस्पेक्टर, तो ये भी कहते हैं। समझ में नहीं वहाँ, अब यहाँ पर आ रहा है, द्वारपाल समझ में आ रहा है। हाँ, कस्टम इंस्पेक्टर कहते हैं, कस्टम इंस्पेक्टर। ठीक, इंस्पेक्टर का मतलब निरीक्षक होता ही है, कस्टम इंस्पेक्टर हो गया। तो अब हम देखते हैं, ये हो गया, ये बिगड़ क्यों नहीं रहा है। हाँ, चलो अब आगे देखते हैं। हाँ, अब किस पे आते हैं, रिक्तिका पे। रिक्तिका, जब हमने बताया था कोशिका का 90% भाग जो है रिक्तिका होता है। रिक्तिका, देखिए हम पानी पिए, अभी हम बॉटल से है, बॉटल काफ़ी बड़ी लग रही है, देखने में खाली भी हो गई, इतना पानी पिए हैं हम। तो अब ये पानी क्या है, हमारे पेट के अंदर चला गया है क्या,
सब पानी पेट में समा गया है, अब हमारा पेट भर जाना चाहिए। तुमको लगता है पेट में पानी भरा है, लेकिन वो पानी धीरे धीरे क्या है, पूरे शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं सब में पहुंच जाता है। पानी कहाँ पहुंच रहा है, स्टोर हो रहा है। जो कोशिका है शरीर में, ये हमारा है, ये सब कोशिका है, ये कोशिका है, यहाँ पर जो शरीर ये दिख रहा है ये कोशिका से मिलके बना है, ठीक है। तो सब जगह कोशिकाएं हैं, तो ये सारा पानी जो है कोशिकाओं में पहुँच गया। और हमारे शरीर में कितना % पानी, एक क्वेश्चन आ जाता है नॉर्मल कि हमारे शरीर में जल की मात्रा क्या है, इससे नॉर्मल क्वेश्चन 65 से 70%, 70 से 75%, 80 से 90%। तो हमारे जल में पानी का परसेंट 65 से 70%। आप कह दो पेट में सारा पानी भरा है 65-70%, ऐसा नहीं है। पानी जो कहाँ है, हमारी कोशिकाओं में। और कोशिका में सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पर है, रिक्तिका में है। कहाँ पे है, रिक्तिका में। जानवरों की रिक्तिका मतलब जंतुओं की रिक्तिका छोटी जो है, समझिएगा, जानवरों और जंतुओं मतलब हम लोग जानवर में ही आ जाते हैं, ठीक है। जानवर में हम लोगों में कोई बहुत बड़ा अंतर रह नहीं गया है, क्योंकि वो भी जो है कुछ करने से पहले नहीं सोच रहे हैं, और आज कल हम लोग भी कुछ सही गलत करने से पहले नहीं सोचते हैं, देखते तो हैं अखबार वगैरह। तो अब जो है कहने को जंतु जानवर हम लोग सब एक ही बात है। तो उनमें रिक्तिका छोटी होती है, और पादप में रिक्तिका जो है क्या होती है, बड़ी होती हैं। तो जो है पादप में रिक्तिका बड़ी है, तो इसमें जो पानी स्टोरेज ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो अब ये हो गया, जो रिक्तिका क्या करती हैं, जल संग्रहण का कार्य करती हैं, जल संग्रहण। अब ये है, जंतु में भी है रिक्तिका, जंतु व अब यहाँ पे हम बनाते चल रहे हैं। हमने पहला क्या पढ़ा, रिक्तिका, इसको क्या कहते हैं, वैक्यूल, वैक्यूल, वैक्यूल। ये क्या होगा, ये यहाँ पर क्या है, रिक्तिका हो गई, वैक्यूल। अब रिक्तिका है, ये जो आवरण है रिक्तिका का, ये है जो आवरण, ये किससे आवरण से बनी होती है, टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट के आवरण से बनी होती है। तो जल संग्रहण का कार्य करती है ये, ठीक। जंतु और पौधों में, पादप, पौधों की जगह साइंस में पादप या हर्ब कह दें, ठीक है। तो पादप का मतलब पौधे ही समझिएगा। जो एनिमल और जो पादप दोनों में पाई जाती है रिक्तिका, लेकिन यहाँ पे बड़ी और ज़्यादा होती हैं। रिक्तिका क्या होती है, बड़ी व ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा। यहाँ पर क्या होता है, जंतु में छोटी व कम संख्या में होती है, ठीक। तो ये हो गया। अब जो इसके बाद रिक्तिका के बाद कौन सा पार्ट आता है, तो हम लोग जो है कोशिका, देखिए ये हम लोग को, ये किसको पढ़े थे हम लोग, कोशिका झिल्ली को पढ़ लिए, कोशिका झिल्ली। फिर इसके बाद जो है हम लोग कोशिका भित्ति को भी, ऐसे से जो कोशिका भित्ति थी इसको भी जान लिए, उसके अंदर की जो चीज़ें पूछी जाती हैं, कोशिका भित्ति को भी जान लिए। अब जो है भित्ति, हाँ, अब जो है हम लोग किसको जानेंगे, माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया को जान लेते हैं। देखिए इसकी खोज किसने की थी, पहला तो क्वेश्चन यही हो जाता है, इसकी खोज किसने की थी, अल्टमान ने, अल्टमैन भी लिखा होता है, अल्टमैन ने की, ठीक, कहीं के अल्टमान लिखा होता है। लेकिन जब इन्होंने खोज किया अल्टमान ने, तो इसको नाम क्या दिया, नाम दिया बायोप्लास्ट, ठीक। लेकिन जो है इसको माइटोकांड्रिया किसने नाम दिया, बेंडा ने, माइटोकांड्रिया, जो माइटोकांड्रिया नाम है, कांड्रिया नाम जो किसने दिया, बेंडा ने दिया, बेंडा ने, ठीक है। तो ये हो जाता है प्रश्न। और इसको सूत्रकणिका भी कहते हैं, सूत्रकणिका। अब जो है माइटोकांड्रिया में क्या देखेंगे, देखिए हम लोग सांस लिए, सांस गई, हवा गई हमारे अंदर। अब हवा जब जाती है, मतलब हमारे अंदर ऑक्सीजन गई, तो ऑक्सीजन को जो है अंदर सर्कुलेट कौन करता है, ब्लड करता है। ब्लड में कौन चीज़ ऑक्सीजन को सर्कुलेट करती है, ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को सारे शरीर में पहुंचाती है। भाई ब्लड हमारे यहाँ भी बह रहा है, उंगलियों में भी ये ब्लड है, यहाँ भी ब्लड है, हमारे यहाँ पर सर्कुलेट हो रहा है, सब जगह ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। तो सब जगह जो ऑक्सीजन को कौन पहुँचा रहा है, ऑक्सीजन को पहुँचा रहा है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को जब हमारे शरीर में पहुँचाता है, तो यहाँ भी कोशिका में, जो कोशिका में पहुंचाया, जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कहाँ पहुंचाया, कोशिका के अंदर पहुंचाया। लेकिन कोशिका के अंदर कहाँ पर, कोशिका के अंदर माइटोकांड्रिया में पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है, कोशिका के अंदर ही ऑक्सीजन को माइटोकांड्रिया में पहुंचाता है। तो माइटोकांड्रिया के अंदर जो क्रेब्स वैज्ञानिक थे, क्रेब्स वैज्ञानिक ने कहा कि माइटोकांड्रिया के अंदर ऐसी क्रिया होती है जिससे कि ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। और वो जो ऊर्जा जो मुक्त होती है वो एटीपी के रूप में होती है। कैसी होती है, एटीपी के रूप में। और कितने एटीपी जो है एक
जो ग्लूकोज बना देता है, मतलब जो ऊर्जा मुक्त होती है एटीपी के रूप में होती है। एटीपी जो होता है, कितने एटीपी निकलते हैं? 38 एटीपी बराबर 1 ग्लूकोज के होता है। मतलब जो एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है तो जो 38 एटीपी मिलकर 1 ग्लूकोज बनाते हैं, और ग्लूकोज जानते ही ऊर्जा शरीर को देता ही देता है। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि आप ग्लूकोज जल में डाल के पी लीजिए, आपको ऊर्जा मिल गई। देखते हैं स्पोर्ट में ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो ग्लूकोज वगैरह खूब लेते हैं बच्चे। अब देखते हैं, लेकिन ज़्यादा कहीं दौड़ भाग हो तो ग्लूकोज मत ज़्यादा डाल के। आप पुलिस में जा रहे हैं, रेस है आपके, बहुत जुनून भरा है कि हम अभी जो है 30 मिनट की रेस, हमें 20 मिनट में भी उसाइन बोल्ट बन जाएंगे, तो बिल्कुल बेवकूफ़ बन जाओगे। पता क्या होगा, ज़्यादा ग्लूकोज पानी में डाल के पी लोगे, फिर इतनी तेज़ टॉयलेट लगेगी ना, तो आप दौड़ोगे कि वहाँ पर, अब समझ जाइए, ठीक है। तो ये है, तो ऊर्जा इतनी भी ज़रूरत नहीं है कि टॉयलेट इतना लग जाए कि हम लोग, जो मेन मकसद था जुनूनियत का, दौड़ने का, रेस निकालने को, टॉयलेट में टाइम निकाल दें। ठीक है, अब देखते हैं, अब क्या बता रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, जो है श्वसन होता है। श्वसन से क्या रहता है, श्वसन जब होता है तो क्रेब्स चक्र द्वारा, क्रेब्स एक वैज्ञानिक थे, तो क्रेब्स जो बा बना दिया है, ठीक है, क्रेब्स चक्र द्वारा क्या होता है, क्रेब्स चक्र से क्या बनता है, इससे ऊर्जा के रूप में या एटीपी के रूप में, जो क्या लिख दें यहाँ पर, एडीपी मत कर देना, एटीपी है, एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। यही ऊर्जा हमें काम आ रही है, हम बोल रहे हैं ना, यही ऊर्जा हमें मिल रही है। तो जो एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, और जो 38 एटीपी अणु बराबर 38 एटीपी, क्वेश्चन आ जाता है, 38 एटीपी बराबर 1 ग्लूकोज, ठीक है, 1 ग्लूकोज अणु। अब देखें, जो इसका जो है फार्मूला सिस्टम जो होता है, हालांकि इतना हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता रहे हैं, इसमें एक रिएक्शन होती है, क्रेब्स। अच्छा, जो एक क्वेश्चन आ जाता है, जो क्रेब्स चक्र किससे संबंधित है, क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है। और माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, इसकी खोज किसने की, क्रेब्स ने की, क्योंकि क्रेब्स चक्र द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है। और माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा किसके रूप में मिलती है, एटीपी के रूप में मिलती है। 38 एटीपी बराबर क्या होता है, 1 ग्लूकोज अणु के। और एक रिएक्शन होती है, C6H12O6 प्लस O2 मिल रही है, तो 6O2 इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा, ठीक है। तो ऐसे भी एक रिएक्शन रहती है, तो ये आप याद कर सकते हैं। ये जो है, कह सकते हो, प्रकाश संश्लेषण में भी इस तरह की रिएक्शन देखने को मिलती है। तो अब हम देखें क्या रहता है, हमने ये बता दिया। अच्छा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, एक माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ा दो भैया आप, इसमें से जो है एक माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया का आवरण है अंदर से, जो माइटोकॉन्ड्रिया से है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर को अंदर का जो आवरण है उसको क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी, ये भी जान लो। अब आगे नहीं, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे कर देते हैं क्रिस्टी, इसके अंदर का जो आवरण है क्रिस्टी आ गया। हाँ, अब देखते हैं, अब एक हमने 2 को ख़त्म कर लिया, एक वैक्यूओल को और माइटोकॉन्ड्रिया को। अब हम पढ़ेंगे भैया गोल्जी काय को। ध्यान देते रहिएगा, किसने खोज की, क्या काम है, हम सब बताते चल रहे हैं। और यहाँ पर एक माइटोकॉन्ड्रिया में और एक चीज़ देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया का जो बनता किससे है, बनता है फास्फोलिपिड से, फास्फोलिपिड, ठीक है, प्रोटीन से, प्रोटीन लिख गया, प्रोटीन होता है, प्रोटीन, फिर डीएनए और आरएनए, अब जो है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये, और देखिए कोशिका जो हमने बताया था, कोशिका भित्ति बताया था ना, तो कोशिका झिल्ली इससे पहले आई थी। देखिए कोशिका भित्ति किससे बनी थी, वो हमने बता दिया था, पादप में कुछ और है, पादप में जैसे सेलुलोज की बनी होती है, कवक में काइटिन की बनी होती है। उससे पहले कोशिका झिल्ली आया था, जो देखिए इसके अंदर का जो कोशिका जो भित्ति है, इसके अंदर की जो ये परत है जिसपे सब कुछ अंदर मटेरियल इसमें पैक है। तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, वो बनी होती है प्रोटीन प्लस लिपिड की, प्रोटीन प्लस लिपिड। तो ये किसकी बनी है, कोशिका झिल्ली की बात कर रहे हैं, कोशिका झिल्ली, ठीक। तो अब हम माइटोकॉन्ड्रिया को भी अच्छे समझा दिए, आगे चलते हैं। देखें, इससे ये तो बिगड़ ही नहीं रहा है। अब हमें माइटोकॉन्ड्रिया की ज़्यादा ज़रूरत है ऊर्जा की, इसके लिए ना,
माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। बड़ा डार्क हो गया, ज़्यादा ऊर्जा आ गई लिखने में। हाँ, अब देखते हैं क्या रहेगा अगला जो पॉइंट है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, देखें हल्का मार्कर यूज कर लें। हाँ, अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हम देखेंगे गोल्जी कॉय। गोल्जी कॉय देखिए, ये पौधों में थोड़ा छोटा होता है। गोल्जी कॉय का थोड़ा सा छोटा मामला रहता है पौधों में और जंतु में, दोनों में। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया भी पौधा और जंतु दोनों में पाया जाता है, ठीक है, पौधे और जंतु दोनों में। अब जो गोल्जी कॉय है, इसको क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी भी कह देते हैं। इसकी खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी। इटली के वैज्ञानिक थे कैमिलो गोल्जी। गोल्जी महोदय इसकी खोज करते हैं, कैमिलो गोल्जी। अब देखते हैं गोल्जी कॉय का काम है। देखिए गोल्जी कॉय क्या करता है कि अब हम बोल रहे हैं, देखिए हम इस समय बोल रहे हैं तो हमारा मुंह ऐसे से चल रहा है, बकर 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 बकर, ठीक। तो हमारी जो ऊर्जा निकल रही है, बोल रहे हैं एनर्जी लगातार निकल रही है। अब हमारे जो हाथ हैं ये भी थोड़ा बहुत काम कर ही रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन जो हम इतना भाग कूद नहीं रहे तो उतना पैर हमारा रिलैक्स में है कुछ हद तक, ठीक। तो अब पैर में भी कोशिकाएं हैं, हमारे पैर में मांस है, मांस में कोशिकाएं हैं। जब कोशिकाएं हैं तो वहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है तो वहाँ भी खूब ऊर्जा बन रही है, लेकिन वो ऊर्जा क्या वो निकल रही है, ऊर्जा का कोई उपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि हम भाग तो रहे नहीं, ऐसे से भाग रहे हो तो ऊर्जा निकल तो नहीं रही है, ठीक। वहाँ पर सेफ है। हाथ पे भी इतना वर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मुंह में क्या है, बहुत ऊर्जा की ज़रूरत पड़ रही है, बोल रहे हैं ऐसे से। तो क्या ऐसे हम जो ऊर्जा ये है, तो यहाँ पर ऊर्जा ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही, यहाँ पर कम है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर जो है बिल्कुल नहीं, लगभग कम है, और ये सब और जो जगह पे तो ऊर्जा आराम से सो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स में है, ठीक। तो अब ये पूरे शरीर को ऊर्जा कैसे बैलेंस हो, जैसे हमारा मुँह चल रहा है ऐसे से क्या हो, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बंद हो जाए, अब हाँ ऐसे करें, बिल्कुल रुक जाएँ, थक जाएँ, ऐसे गिर जाएँ, अब नहीं पढ़ा पाएंगे। तो क्या हुआ, तो हमारा जो है अब ऊर्जा को यहाँ से, मतलब पैरों से यहाँ से कैसे, मतलब यहाँ पे पहुँचाएं, बैलेंस कर लें कि जो ऊर्जा को ज़्यादा मुँह को ज़रूरत पड़े तो ये अपनी ऊर्जा इसको दे दे। तो ये काम करता है गोल्जी कॉय। गोल्जी कॉय क्या करता है, ऊर्जा का, प्रोटीन का भी गोल्जी कॉय काम कर रहा है। देखिए जिम गए, वहाँ ऐसे से डिप्स मारने लगे, खूब जो है यहाँ पर इकट्ठा कर लिया, प्रोटीन क्या इकट्ठा कर लिया, तब तो तुम इकट्ठा कर लियो, डोले शोले बना लियो, दिख रहे हो बढ़िया, टी शर्ट पहने हीरोगिरी दिखा रहे हो, तो क्या बना रहे। तो लेकिन जो ऐसे क्या रहता है, जो आप जिम ना करें, एक नॉर्मल हैं, अपना योगा वोगा करते हैं, थोड़ा रिलैक्स रहते हैं, तो क्या है, जो प्रोटीन का सब जगह पर जहाँ ज़रूरत हो रही है प्रोटीन की, वहाँ पर प्रोटीन को पहुँचा रहा है कौन, कोशिकाओं के माध्यम से। कौन पहुँचाता है, गोल्जी कॉय। तो गोल्जी कॉय क्या करता है, परिवहन का काम करता है, परिवहन का काम। किसके परिवहन मुक्ता, प्रोटीन प्लस ऊर्जा। जब परिवहन का काम करता है तो परिवहन को कौन देखता है भैया बताओ, जब आप जाते हो, जो रोड पे जाते हो, क्या कोई अध्यापक परिवहन का कहते हैं इधर नहीं, इधर निकलो इधर से, अध्यापक वहाँ आप शिक्षा देते हैं कि वहाँ जो है 9 नियम पढ़ाते हैं जो ट्रैफिक के, नहीं, अध्यापक नहीं पढ़ाता है। वहाँ कौन 9 नियम पढ़ाएगा, आप यहाँ पढ़ाने लगते हो, आपकी कोई सुनेगा, भगा देगा आपको, चौराहे पर बताओगे नहीं भैया इसी से निकलना, कहेगा तुम क्यों ठेका लिए सड़क का। तो वहाँ पर कौन देखता है, ट्रैफिक पुलिस देखती है। कौन देखता है, ट्रैफिक पुलिस। आपको परिवहन का कौन सा बताएगा, इधर से निकलो, चालान कट जाएगा, निकालो किनारे गाड़ी, करो किनारे, तभी चुप्पे से आप उन्हीं की बात सुनते हो। तो क्या रहता है, तो ट्रैफिक परिवहन का काम कौन कर रहा है, ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस। तो इसीलिए इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। किसको, गोल्जी कॉय को ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। अब हमने देख लिया गोल्जी कॉय के बारे में। अब हम देखेंगे आगे किसका मामला। अब सेकंड पे आएगा, यहाँ पे गोल्जी कॉय भी बढ़ा देते हैं, गोल्जी कॉय। अब जो देखा जाए किसका मामला, देखिए हम जंतु, अभी यहाँ कौन ले रहे हैं, जंतु प्लस पादप। अब देखेंगे गोल्जी कॉय के बाद जो है अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका। ये जो क्या करती है, अंतःप्रद्रवी जालिका। देखिए जब कोशिका पढ़ाया था, ये कोशिका है, फिर से बना रहे हैं, कोशिका है, ये सब अंग बने हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका ये है, अंतःप्रद्रवी जालिका ऐसे होती हैं, ये ऐसे हैं, ठीक है, ये ऐसे, फिर ऐसे, ये ऐसे, फिर ये ऐसे हैं, ऐसे हैं, फिर ये ऐसे हैं, ऐसे हैं, मतलब और ये ऐसे खूब सारा, इसको ऐसे ऐसे हैं, ऐसे हैं, ये खूब सारा आवरण, ऐसे कहने का मतलब आंतरिक कंकाल, मतलब जो है अंतःप्रद्रवी जालिका क्या करती हैं, जो है आंतरिक कंकाल बनाती हैं।
कि जैसे कोई इस पर दबाव डाले तो ये पिचके ना, कोशिका क्या ना पिचके ना, तो कोशिका पिचके ना मतलब कोशिका को सुरक्षित रखती हैं। तो क्या रहता है, आंतरिक कंकाल है, आंतरिक कंकाल बनकर कोशिका की रक्षा करती हैं, कोशिका की सुरक्षा व सहायता करती हैं। अब देखिए इन्हीं पे जैसे जो हैं, इन्हीं पे जैसे ये रहते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम कोशिका बना रहे हैं, कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के आसपास ये क्या है, ये जो हैं ये ऐसे ऐसे, ये देखिएगा ये ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे, ये क्या है, फिर ऐसे ऐसे, ये क्या है, ये जो है अंतःप्रद्रवी जालिका है। अंतःप्रद्रवी जालिका क्या रहती हैं, इन्हीं पे क्या होते हैं, ये ऐसे चिपके होते हैं, ये क्या होते हैं, चिपके होते हैं, राइबोसोम, इन पे चिपके होते हैं राइबोसोम, ये राइबोसोम इन पे चिपके। तो अंतःप्रद्रवी जालिका को हम पूरा बनाते हैं। ER इसको क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल नहीं रेटिकुलम, ER कहेंगे शॉर्टकट में, ER। तो हम यहाँ पे ऐसे समझें, एक ऐसे पूरी बना लिए, इसको थोड़ा बड़ा कर लिए ऐसे ऐसे, ठीक। तो अब इसको हम तोड़ लें, देखिए हमने यहाँ पे बता दिया, अब इसको तोड़ लेते हैं। तो ये जो है वाइट, बिल्कुल मतलब समझिए वाइट ना कह के, ये मतलब चिकना सा पृष्ठ है, जो कह सकते हो प्लेन है, बढ़िया सा प्लेन। ये क्या है, रफ है, ये क्या है, रफ, खुरदुरा है। अब देखिए रफ हो गया, तो जो खुरदुरा इससे क्या बन रहा है, वसा बनता है। क्या बनता है, वसा। इससे क्या बन रही है, वसा बनती है। जो वसा का निर्माण होता है कोशिका के अंदर, अंतःप्रद्रवी जालिका का जो प्लेन भाग है, जो चिकना है, वो करता है प्लेन सरफेस। और जो ये अंतःप्रद्रवी जालिका का दूसरा रूप है, इस पे जो है क्या, खुरदुरा पार्ट है, ये सब खुरदुरा है, रफ। इस पे क्या चिपके होते हैं, ये हैं राइबोसोम चिपके हैं, इस पे क्या है, राइबोसोम है। तो जो है अंतःप्रद्रवी जालिका का दूसरा कार्य क्या हो गया, राइबोसोम। और राइबोसोम क्या बनाते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करता है। तो राइबोसोम किसकी मदद से कर रहा है, अंतःप्रद्रवी जालिका की। ये नहीं कहेंगे अंतःप्रद्रवी जालिका जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन बनाता नहीं है, प्रोटीन का निर्माण करने में सहायता करता है, समझिएगा। ये क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। तो इसका काम क्या हो गया, एक तो वसा का निर्माण, इसका काम वसा का निर्माण, ठीक है। और दूसरा जो है अंतःप्रद्रवी जालिका का दूसरा कार्य क्या हो गया, प्रोटीन निर्माण में सहायक, प्रोटीन निर्माण में सहायक, ठीक। और प्लस क्या हो गया, इस पर राइबोसोम होते हैं, क्योंकि इस पर राइबोसोम होते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, इसीलिए प्रोटीन निर्माण में सहायक, कॉमन सी बात है। अब जो हो गया, हम आगे देखते हैं। अब जो चल रहे हैं इसके बाद गोल्जी काय हो गया, अंतःप्रद्रवी जालिका हो गया, हाँ। अब जो आ गया जो है ER हमने देख लिया, ER। अब क्या बचता है, राइबोसोम देख लें, राइबोसोम में क्या रहता है, जो राइबोसोम होता है इसमें जो है दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं, एक 17S एक 18S। और राइबोसोम की खोज पहले बता दें कौन ने, पैलाडे ने किया था। किसने किया था, पैलाडे। पैडल याद रहता है, पैलाडे याद रखिए, पैलाडे थे, उनकी खोजकर्ता पैलाडे थे। 70S 80S, देखिए जो ये 70S 80S राइबोसोम है, ये किसके आधार पर देखा जाता है, इनके देखा जाए ये कितना कौन भारी है। देखिए जो जल में इनको डाला जाए, मान लीजिए कोई तरल पदार्थ में, जो 70S वाला है वो क्या होता है, कम बैठ पाता है। जो 80S वाला थोड़ा भारी होगा वो क्या ज़्यादा गहराई में बैठेगा। तो इसको क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। आपको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सेडिमेंट जो है कोफिशिएंट नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बायोलॉजी के हमें प्रवक्ता नहीं बनना है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में 70S राइबोसोम 80S राइबोसोम दो होते हैं, तो इसको हम जिक्र कल ही कर सकते थे, लेकिन हमने कल नहीं किया था क्योंकि आज राइबोसोम पढ़ा रहे हैं। तो जो है जो 70S जो है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक, कल बताया था ना, प्रोकैरियोटिक क्या थी कोशिकाएं,
वो कोशिकाएं जिनमें कोशिकांग होते कम विकसित होते हैं, ठीक है, जैसे केंद्रक है, कोशिकांग है, जो अन्य सभी भाग हैं वो कम विकसित होते हैं। इनको हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, उनके अंदर कोशिकांग, जैसे अमीबा है। और जो ये होता है दूसरा यूकैरियोटिक में पाया जाता है, कैरियोटिक कोशिका में। तो यूकैरियोटिक कोशिका, ये जंतु, ये कहाँ है, ये जंतु में भी हैं और किस में भी हैं, यूकैरियोटिक कोशिका पादप में भी हैं। लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़कर, किनको छोड़कर, जैसे अमीबा है, इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में कौन आता है, अमीबा है, यूग्लिना है, ये कल उन्होंने बताया था, ठीक, पैरामीशियम है, बीजीए है, ब्लू ग्रीन जो एल्गी है, ये सब इसमें आते हैं। ये इसमें दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं इसको है, ठीक, कल बता चुके हैं। अब हम देखते हैं, तो राइबोसोम हो गया, राइबोसोम पैलाडे। अब अभी हमने बताया था जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम होते हैं क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण या प्रोटीन का संश्लेषण आ जाए तो भी आप समझिएगा। प्रोटीन का निर्माण कैसे करते हैं, इसके लिए दो इनको ज़रूरत होती है, एक तो ईआर की ज़रूरत रहती है, दूसरी आरएनए की। तो आरएनए भी प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। अब आगे देखते हैं, तो हमने राइबोसोम को पढ़ लिया। अब जो है इसके जब प्रोटीन का निर्माण करता है तो इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहता है, प्रोटीन की फैक्ट्री हो गया, ठीक है। अब जो आगे देखा जाए, अभी लाइसोसोम पे नहीं आएंगे, राइबोसोम। अब तारक काय को देख लो, तारक काय, सेंट्रोसोम इसको कहते हैं, सेंट्रोसोम इंग्लिश में। देखिए तारक काय का क्या काम है, ये किसका मुख्य काम है, कोशिका विभाजन। देख केंद्रक भी कोशिका का विभाजन करता है, ये भी कोशिका विभाजन करता है। देखिए कोशिका विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये तारक काय है। अब एक तारक काय की विशेषता और देख लीजिए, ये जंतु में पाया जाता है, केवल जंतु में। अच्छा, ये जो है राइबोसोम एनिमल एंड प्लांट दोनों में, ठीक है, लेकिन ये जो है केवल एनिमल में, ठीक। ये कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन कैसे, सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन, अच्छा पहले कोशिका विभाजन थोड़ा बता देते हैं। ये थे शैतानी कर रहे हैं, मम्मी की बात नहीं मान रहे, मम्मी उठाई छड़ी साड़ से मारी यहाँ पर, और मान लीजिए मारा धीरे से था, तुम कुछ और एक्टिविटी कूद फांद करे तो और तेज़ पड़ गई, तो यहाँ पर बिल्कुल लाल लाल हो गया। क्या हुआ, यहाँ की कोशिका कुछ देर के लिए डैमेज हो गई। तो पड़ोस वाली कोशिका ने कहा अरे हम तुम्हारे साथ रहते हैं, सपोर्टिव हैं, तो उसमें विभाजन हुआ पड़ोस वाली कोशिका ने। तो उसमें जब विभाजन होता है कोशिका में, पड़ोस वाली में, तो क्या हुआ, चोट इस कोशिका पे लगी लेकिन असर दूसरी कोशिका पे भी पड़ा। तो पड़ोस वाली कोशिका ने क्या कहा, समझिएगा, कि उसमें कोशिका विभाजन हुआ। तो कोशिका जब विभाजित हुई तो अपनी कोशिका तो उसने एक रखी, मतलब दो कोशिका में टूटी, तो अपनी तो कोशिका अपनी एक बना के रख ली, लेकिन दूसरी टूटी वाली कोशिका जो चोटिल कोशिका थी, डैमेज हो गई थी, उसको सपोर्ट कर दी। समझिएगा, यदि आप चोटिल होते हैं तो आपका सहयोगी जो है आपको, जैसे आप बहुत भूखे हैं, बहुत भूखे खाना नहीं मिला है और दूसरे वाले के पास 2 रोटी है, तो आपको 1 रोटी दे दे, समझिए। तो कोशिका विभाजन यही है कि अपना विभाजन करके एक कोशिका आपको दे देगी, 1 या 2 जितनी भी ज़रूरत होगी, जिस प्रकार का विभाजन होगा वैसे ही आपको कोशिका मिल जाएगी। आपकी जो कोशिका डैमेज थी उसके आपके जगह पे नई कोशिका आ गई, मरम्मत मतलब हो गया आपका सिस्टम, ठीक है, मरम्मत हो गई। तो इसे लीवर में है, दारू बहुत पीते हैं तो लीवर इनका खराब होने की संभावना ज़्यादा रहती है, लेकिन लीवर की खासियत होती है कि उसमें कोशिका विभाजन बहुत अच्छा होता है। तो जब कोशिका विभाजन होगा तो उसकी जो कोशिकाएं मर जाती हैं, तुरंत फिर नई कोशिका बन जाती हैं, फिर लीवर दुरुस्त हो जाता है। लेकिन जब दारू की टंकी लगा लोगे तो कोई नहीं बचा पाएगा। तो अंग की भी एक लिमिट है, तो इस प्रकार कह सकते हो। लेकिन ब्रेन, ये शरीर है, जो ब्रेन है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्रेन का जहाँ पर बिल्कुल जो है मेडुला ऑब्लिंगेटा, और ये जो पढ़ाएंगे ना पूरा सेरिब्रम सेरिबेलम, तो जो मेन अंदर का पार्ट है, जो मेन है अंदर का, जो उसमें चोट लग जाती है तो उसकी जो कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं, तब कोशिका वहाँ विभाजन होता नहीं है। जब कोशिका विभाजन होगा नहीं तो दूसरी कोशिका कैसे मरम्मत के रूप में अपनी कोशिका दे के पूरी कोशिका को सही कर देगी, जो आपकी डैमेज कोशिका है, समझिएगा। तो ब्रेन जो है उसमें कोशिका विभाजन बहुत कम होता है। ब्रेन का मतलब तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, ठीक। तो क्या हुआ, लीवर को क्या कहते हैं, यकृत में कोशिका विभाजन सबसे अधिक, और इसमें जो है किसमें जो है तंत्रिका तंत्र खासकर मस्तिष्क सबसे कम,
ना के बराबर, ना के बराबर, बराबर। ठीक, तो अब ये हो गया जो है पूरा हम लोगों ने तारक का भी महत्व देखा। जो कैंसर होता है, कैंसर कोई अलग ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि आपकी किडनी खराब हो गई, लीवर खराब हो गया, कोई पार्ट सेल खराब है, कैंसर हो गया। कैंसर यही है, कोशिका का विभाजन हो अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो, मतलब कोशिका इतनी विभाजित हो जाए कि कैंसर हो जाता है। बहुत ज़्यादा कोशिका हमेशा विभाजन होता रहता है, विभाजन होता था, एक कोशिका दूसरी, जैसे मान लीजिए एक प्रॉब्लम है कोशिका में, वो पूरी कोशिकाओं को समेट लेता है, ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है पूरे बॉडी में। तो अब कहते हैं ब्रेन में जो कोशिका विभाजन नहीं होता है तो ब्रेन ट्यूमर होता है, लेकिन ब्रेन में भी सिस्टम होता है, ब्रेन में भी सिस्टम है कि कोशिका विभाजन वहाँ भी होता है। लेकिन ब्रेन जब आप पढ़ेंगे तो ब्रेन का मतलब पूरा ब्रेन ये नहीं होता है कि 100% ब्रेन में पूरा जो आपको मस्तिष्क का जो मेन जो न्यूरॉन देखा जाए, तंत्रिका तंत्र का मेन मुख्य भाग है सब ब्रेन, उसमें 90%, 80 से 90% ही मुख्य भाग होता है ब्रेन का। बाकी 15 से 20% जो है, ये कह सकते हो 15 से 10% नॉर्मल रहता है। तो उस वाले भाग में जब ब्रेन ट्यूमर होता है, कोशिका का विभाजन होता है ब्रेन ट्यूमर कैंसर से, जो ब्रेन का मुख्य पार्ट नहीं है, गैलिकॉल कहलाता है, तो उसमें जब विभाजन होता है तब जो है ब्रेन ट्यूमर होता है। अब जब एक जगह हो रहा है तो कवर पूरे ब्रेन को कर लेगा। वही बात है ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक सड़ी मछली जो है तो पूरे तालाब को महक उसमें बदबू फैला देती है, गंदा कर देती है, तो वही कहावत है। ठीक, तो इस प्रकार हो गया। अब जो है हम तारककाय को भी देख लिए। अच्छा, तारककाय केवल जंतु में हमने बता दिया। अब जो है तारककाय भी हो गया, सेंट्रोसोम। अब कौन बचता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम सबसे खतरनाक आदमी ये है। देखिए ये क्या करता है, ये सबसे मेन रोल में यही है। इससे भैया सब लोग बच के रहना। आप सबको डांटता है ये, अब सबको दुरुस्त रखता है, सब इससे खौफ भी खाते हैं। तो ये क्या करता है, इसमें जो है क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक, लाइटिक जो है इसमें जो लाइटिक कह सकते हो, जल अपघटनी एंजाइम होता है। ठीक, जल अपघटक एंजाइम, जल अपघटक पाचक रस होता है, पाचक रस हाइड्रोलाइटिक होता है। ठीक है, तो अब ये क्या रहता है, जल अपघटक पाचक रस, तो ये क्या करता है, पाचन कर देता है। तो ये क्या है, जैसे लाइसोसोम का काम का है, ये लाइसोसोम है। इनसे कहे भाई साहब गालजी का है, आप ड्रामा कर रहे हैं, आप जो है सही से ऊर्जा का परिवहन नहीं कर रहे हैं, और ये वैक्यूल से कह रहा है जो आप जो है जल संग्रहण में नौटंकी दिखा रहे हैं, सही काम कर नहीं रहे हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया, आप आज मस्तिया रहे हैं, खूब चौड़े होकर जी रहे हैं, लेकिन श्वसन पे आपको ध्यान बिल्कुल है नहीं। इंसान मरा जा रहा है, श्वसन पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। कोविड इधर चल रहा है, लेकिन श्वसन से आपको मतलब नहीं है। तो ये जब चूंचा कुछ भी कर देंगे इससे, किससे, लाइसोसोम से चूंचा किए, तो लाइसोसोम अपना जल अपघटक एंजाइम, जल अपघटक जो पाचक रस उनको दिया, वो इतना खतरनाक इसका पाचक रस होता है कि वो तुरंत उसको नष्ट कर देगा, गायब कर देगा, गला देगा। जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं सुने तो माइटोकॉन्ड्रिया को गला दिया इसने पूरा। ठीक, अब ऐसे इनको धमकी दी, जो यहाँ पर कौन थे, जो सेंट्रोसोम, ये भी काम नहीं कर रहे थे सेंट्रोसोम से। कहा सेंट्रोसोम नहीं माने, कहा जाओ स्वाहा, तुमको टच किया, जैसे नहीं होता था पुराने में जो श्राप देते थे, ऐसे हाथ रखते थे जो गायब हो जाता था, बिल्कुल वैसे ही इनको भी हटा दिए। ठीक, अब सब कहे कि तुम्हारी दादागिरी चल रही है लाइसोसोम से, तो जो है दादागिरी चलेगी। तो लाइसोसोम ने कहा भैया सब लोग हमको घेर के मारेंगे, हम तो अकेले हैं। तो इसके तो क्या किया, अपने को फाड़ लेता है, अपने को फट जाता है, तो सारा पाचक एंजाइम जो है पाचक रस से निकल जाता है और सबको गायब कर देता है, पूरी कोशिका को स्वाहा कर देता है। तो सोचिए कितना खतरनाक। जब स्वयं सबको गायब कर सकता है तो आत्म जो है घाती थैली कहलाता है। देखिए इनसे टकरा रहा है, इनसे भिड़ा राइबोसोम से, तो इनको पचा दिया, तो क्या हो गया, पाचक थैली, पाचन थैली कहलाता है। पाचन थैली भी इसको कहते हैं। और ज़्यादा इससे भिड़ोगे तो क्या करेगा, अपने को समाप्त कर लेगा। तो आत्मघाती थैली, तो ये भैया इनका बहुत खतरनाक मामला है। ये क्या करता है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है
क्योंकि जैसे कोशिका कोई मतलब कोशिका कोई नष्ट होने को है, खराब हो गई कोशिका तो सड़ेगी, तो ये क्या करता है, उसको पचा देता है, उसको समाप्त कर देता है, फिर नई कोशिका बढ़िया बन जाती है। तो लाइसोसोम की अपनी भूमिका है। अब कोशिका पे अटैक होता है, कोशिका ही स्वाहा हुई तो लाइसोसोम स्वाहा हुआ, और लाइसोसोम स्वाहा हुआ तो पूरी कोशिका को समाप्त कर दिया। तो लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कोशिका व कोशिकांग का पाचन। अब देखते हैं, ये हो गया। अब जो है इसके बाद का क्या रहेगा सीन, अब हम आगे देख लें तो कौन बचता है पार्ट, लाइसोसोम हो गया। अब केंद्रक आता है यहाँ पर, केंद्रक जो है न्यूक्लियस, जो एन आ गया, तो केंद्रक। अच्छा, लाइसोसोम की खोज डुबे ने की थी, डुबे याद रखिएगा, डुबे ने की थी। ठीक, अब जो केंद्रक की खोज कौन करता है, रॉबर्ट ब्राउन कर रहे हैं इसकी खोज। और ये क्या करता है, कोशिका विभाजन ये भी करता है, कोशिका विभाजन। ठीक, और ये क्या है, दूसरा काम ये जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है ना, कीबोर्ड को भी रेगुलेट कर रहा है, माउस का जो तुम कर रहे हो उसको भी रेगुलेट करता है। वहाँ पर तुम एक MS ऑफिस खोले थे, अभी तुम MS एक्सेल खोल दिए, इस फंक्शन को जो है उनको जो प्रोग्रामिंग को रेगुलेट कर रहा है, तो सबको नियंत्रण कौन कर रहा है, सीपीयू कर रहा है। तो वैसे ही जो कोशिका को पूरा रेगुलेट, भैया जो वैक्यूअल तुम काम नहीं कर रहे हो, गाल्जी का है, सही से काम नहीं चल रहा है, सबको नियंत्रित करता है, सबको, बस नष्ट ही नहीं करता है, सबको नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये कौन करता है, केंद्रक करता है। केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है। मस्तिष्क का मतलब जैसे मस्तिष्क पूरे शरीर को रेगुलेट करता है, ये हम जो बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, लिख रहे हैं, सब मस्तिष्क रेगुलेट कर रहा है, तभी कर पा रहे हैं। तो मस्तिष्क रेगुलेट कर रहा है, तो केंद्रक को मस्तिष्क रेगुलेट पूरे शरीर को करता है, तो इसीलिए केंद्रक का जो केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क, ठीक कहते हैं। अब देखते हैं और क्या रहता है, यह जो है कोशिका के सभी भागों को नियंत्रित करता है, नियंत्रित एवं संचालित करता है, वह संचालित। अब केंद्रक है, ये है केंद्रक, ये क्या है, इस पे जो है ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब जो है, लेकिन ये केंद्रक है। तो केंद्रक के अंदर क्या है, एक केंद्रिका है, न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, अब जो है क्या रहता है, इसके अंदर न्यूक्लियस, इसके अंदर जाल होता है, क्रोमेटिन। तो ये इसके अंदर क्या है, क्रोमेटिन जाल है, क्रोमेटिन जाल है, क्रोमेटिन नेटवर्क जिसे कहते हैं। इसी पे क्या है, क्रोमोसोम है, क्या है, क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र है, गुणसूत्र क्या है, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं, 23 जोड़ी। और 23 जोड़ी का मतलब जो है कितने जोड़ी हैं, 23 जोड़ी, मतलब 46 गुणसूत्र हैं। लेकिन 46 गुणसूत्र 23 होते हैं, तो 23, तो जो 23 जोड़ी मतलब जो है कुल 46 गुणसूत्र हैं। कुल कितने गुणसूत्र हैं, 46 गुणसूत्र हैं। मतलब जो है 23 जोड़ी में 23 गुणसूत्र होते हैं, मतलब जोड़ा होता है 23 जोड़ी का, तो 23 गुणसूत्र। लेकिन जो इसको तोड़ा जाए तो 22 + 1 एक को क्या लिखें, जो ये 22 हैं ये हमेशा सेम रहता है, दिखाई पड़ रहा है। हाँ, 22 क्या रहते हैं, देखिए मनुष्य में कितने गुणसूत्रों की संख्या है, 46 जोड़ी है, तो 23 जोड़ी याद रखिएगा। तो 46 गुणसूत्र हैं, मतलब 23 जोड़ी। तो 23 में जो है 22 गुणसूत्र दोनों है, मतलब 22 गुणसूत्र जो है, देखिए मनुष्य में जो है 46 जो होते हैं गुणसूत्र होते हैं, ठीक, 23 के रूप में होते हैं पूरे, ठीक है, 23 जोड़ी। तो मेल और फीमेल का सीन क्या रहता है, जो देखिए फीमेल में क्या रहता है, जो 23 जोड़ी गुणसूत्र में जो 22 होते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये 23 जोड़ी फीमेल और 23 जोड़ी मेल, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो इसमें 22 जोड़ी हैं, मेल और फीमेल दोनों में 22 जोड़ी समान होते हैं। इनको क्या कहते हैं, समान वालों क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। ऑटोसोम क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। जो 22 देखिए 23 जोड़ी
महिला में 23 जोड़ी आप में, दोनों में है कुल मिला के 46, लेकिन 22 जोड़ी जो है दोनों में, महिला पुरुष दोनों में समान होते हैं, ठीक है, समझात हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ी है पुरुष में क्या रहता है, पुरुष में जो है जो 23वां है वो XY रहता है गुणसूत्र, और महिला में जो 23वां रहता है 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र XX रहता है। और इसी से लिंग का निर्धारण होता है कि लड़का होगा लड़की होगा, तो लड़के में क्या रहता है XY बनता है, लड़की में XX बनता है, ठीक, क्वेश्चन आ जाता है नॉर्मल कभी कभी, ठीक। तो गुणसूत्र, तो क्रोमोसोम पे जो ये क्रोमोसोम क्या करता है, आनुवांशिक क्या करता है, आनुवांशिकता के लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। मतलब आप खत्म हो गए हैं लेकिन आपके पहले आपने संतान उत्पन्न किया है, तो वो जो है आपने लक्षण छोड़ा था, आपके जो लक्षण है संतान में दिखेंगे, कुछ ना कुछ लक्षण दिखेंगे। तो जो अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कौन पहुंचा रहा है, क्रोमोसोम पहुंचाता है। क्रोमोसोम में क्या होता है, क्रोमोसोम में डीएनए ये काम करता है मुख्यतः, और डीएनए किसका बना होता है, डीएनए जीन का बना होता है, जीन का, ठीक। तो जीन की एक माला हो जाती है, मोतियों की एक माला है, उससे क्या बना, डीएनए बना, और डीएनए मिलकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम होता है। अब ये तीनों चीज़ें क्या है, अनुवांशिकता में आती हैं, तीनों चीज़ें अनुवांशिक के लक्षणों को एक दूसरे से जो पहुंचाती हैं, और साथ में क्या रहता है, लैंगिकता का निर्धारण करती हैं, कौन लड़का कौन लड़की ये जो है निर्धारण कर देती हैं। और दूसरी बात है, जो देखा जाए क्रोमोसोम की खोज किसने की, वाल्टेयर नामकरण दिया, खोज भी आ जाता है, इन्हीं को प्रयोग किया जाता है। अब जो है जो जीन की खोज किसने की, जॉनसन ने, ठीक। और जो डीएनए आता है, डीएनए की वाटसन, क्रिक और विल्किंस करते हैं। वाटसन है और क्रिक हैं और विल्सन है, जो इनको जो है द्विगुणित मॉडल उन्होंने डीएनए का दिया था, इसीलिए डीएनए के द्विगुणित मॉडल की खोज किसने की, वाटसन, क्रिक और विल्किंसन, इसीलिए इनको 1962 में तीनों लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वाटसन, क्रिक और विल्किंस को, ठीक है। और जो डीएनए की खोज किसने की, मिसर ने की थी, जो डीएनए की पर्टिकुलर खोज मिसर ने की थी, फ्रेडरिक मिसर माना जाता है, ठीक है। वाटसन, क्रिक का नाम याद रखिएगा, डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल से, वाटसन व क्रिक, कुंडलित मॉडल, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक। तो डीएनए, और डीएनए का जो है, और क्या डीएनए से क्या होता है, अपराध करते हैं तो आपका जो अपराध है डीएनए के माध्यम से पता चल जाता है। पैतृक लक्षण, जैसे आपने पहले कोई रिलेशन बनाया, बच्चा हो गया, आप फिर मुख्यमंत्री बन गए जाके, फिर वो लड़का कह रहा है कि हाँ हमारे पिताजी मुख्यमंत्री थे, हमको प्रॉपर्टी चाहिए, आप क्या समाज में अपनी इज्जत के लिए कह रहे हैं, हमारा लड़का वो है ही नहीं, तो लड़का क्या करेगा, डीएनए की मांग कर सकता है। वो आपका कुछ भी डीएनए में, मतलब बाल जो है, स्पर्म कुछ भी मैच कर जाता है, इस तरीके का कुछ भी जो आपसे मैच कर गया तो आप उसके मतलब हैं, पिता थे, तो आपको संपत्ति मिलेगी। इस तरीके के डीएनए परीक्षण देखे गए, कई सारे केसेस आए। और अपराध करते हैं, किसी लड़की का रेप हो जाता है, तो रेप में जो है उसका स्पर्म है और जो है उसका बाल है, उसका ब्लड है, ये सब चीज़ें यदि मिल जाती हैं, कोई भी चीज़, तो आपका उस लड़की के जो है उन चीज़ों से मैच किया जाता है। तो यदि आपका डीएनए मैच कर गया तो आप अपराध में शामिल थे। तो आपराधिक जो है लक्षण, जो आपराधिक घटनाओं की पहचान के लिए भी डीएनए का प्रयोग किया जाता है। जो अपने वहाँ CFD जो करके बनी है, CF जो है क्या, सेंटर फॉर, ठीक, जो है जो क्या बनती है, सेंटर फॉर CDFD, सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग डायग्नोस्टिक, जो कह सकते हो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहाँ होती है, जो इसका मुख्यालय कहाँ है, वो है कहाँ पर, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का, जहाँ से पता लगाते हैं कि कौन है अपराधी कौन नहीं है, वो हैदराबाद है। कहाँ है, CDFD मतलब सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, ये कहाँ है, हैदराबाद। और एशिया का पहला जो है डीएनए बैंक कहाँ बना, लखनऊ में बनता है। एशिया का पहला डीएनए बैंक लखनऊ में है, विश्व का दूसरा डीएनए बैंक भी लखनऊ माना जाता है, ठीक। तो हमने डीएनए के बारे में बता दिया और जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया। लेकिन एक और चीज़, केंद्रक में भी क्या होता है, फास्फोलिपिड है, ठीक है, डीएनए है, आरएनए है और प्रोटीन है। और एक चीज़ देख लेते हैं, डीएनए ये एक एसिड है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए है, ठीक है। और ये आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये दोनों अम्ल हैं। देखिए, तो कभी कभी आ जाता है डीएनए में कौन से जो क्षार होते हैं, ये होते हैं जो है एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन,
साइटोसिन, साइटोसिन। अब जो है आरएनए में क्या होता है, थायमिन गायब हो जाता है, थायमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल। और ये जो है आरएनए में गायब हो जाता है और सब आरएनए में वही रहते हैं। आरएनए में मतलब ये है और ये है और साथ में कौन सा है, ये भी है, ठीक है। लेकिन थायमिन आरएनए में नहीं है, ठीक। तो चार जो है क्षार किसमें होते हैं, डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। और डीएनए आरएनए में कौन होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। पूछा आता है कि जो आरएनए में कौन सा क्षार थायमिन की जगह जाता है, यूरेसिल आ जाता है। तो हमने डीएनए आरएनए को भी यहीं पे देख लिया। हालांकि जो है डीएनए आरएनए को समझने के लिए है जो केंद्रक के अंदर जो होता है, क्या होता है, केंद्रक द्रव्य होता है। केंद्रक द्रव्य में जो होता है जिसको न्यूक्लियो कह सकते हो, न्यूक्लियोप्लाज्म भी कह देते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोटाइड होता है और न्यूक्लियोटाइड में दो भाग होते हैं, न्यूक्लियोसाइड होता है और दूसरा भाग क्या होता है, इसको आप पढ़ेंगे फास्फोरिक जो है, ठीक है। तो अब उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड के अंदर शुगर होता है, शुगर के बाद नाइट्रोजनस क्षार होता है। तो हमने नाइट्रोजनस क्षार को बताया है, क्या बताया है, नाइट्रोजनस क्षार हैं ये, ठीक, हमने इस प्रकार बता दिया है। तो ये क्या है, डीएनए आरएनए अम्ल एसिड भी है, शर्करा भी है। ये क्या है, ये डीएनए आरएनए मुख्यतः कहाँ पे है, ये केंद्रक है, इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर है। अच्छा, एक और चीज़ बचती है, जीव द्रव्य, बस ये टॉपिक बचता है, जीव द्रव्य। देखिए जीव द्रव्य को क्या कहते हैं, जीवन का आधार कहा है, जीवन के आधार की इकाई है, जीवन के आधार की इकाई। क्यों, देखिए जीव द्रव्य क्या है, ये इसमें आप फ़ोन ले जाते हैं, बढ़िया सोचते हैं कि एकदम बिल्कुल चमाचम रहे, एक स्केच ना आए, तो वो आता ट्रक से है, ट्रक से उतरा, ठेलिया वेलिया से पहुंचा दुकान तक, तो बिल्कुल चमाचम रहे। तो जब आप मोबाइल नया लाते हैं तो देखते हैं कि वो सोखता के बीच में कैसे एकदम सेट होता है, तो सोखता के बीच में सेट होता है। ऐसे ही जीव द्रव्य है, जो ये सब आपस में चट्टे बट्टे ही सब अंग है, आपस में खूब लड़ेंगे, लड़के दबदबा के टूट जाएंगे, फूट जाएंगे। तो इनमें क्या बता, जीव द्रव्य भरा होता है, जीव द्रव्य होता है। तो इनको क्या रखता है, सेट रखता है, बिल्कुल एकदम जमे रहते हैं, ये आपस में लड़ नहीं पाते हैं। क्या जीव द्रव्य करता है, तो जीव द्रव्य क्या करता है, इनको लड़ने से बचाता है। और जीव द्रव्य में कितना होता है, 80% पानी होता है। जीव द्रव्य में कितना भाग है, 80% जल होता है। तो जीव द्रव्य जो है, और ये मान लीजिए जल जिसमें कम होगा, इसी से प्यास भी लगती है। और फिर जल ज़्यादा जो कम हो जाएगा जीव द्रव्य में, तो हम लोग मर भी सकते हैं। तो इसलिए जीव द्रव्य क्या है, सुरक्षा करता है, समझ रहे, कोशिका की सुरक्षा करता है, कोशिकांगों की रक्षा करता है, ठीक। तो आप जीव द्रव्य को भी देख लिए। अब जीव द्रव्य, वही जीव द्रव्य कोशिका के अंदर, ये कोशिका है ना, कोशिका के अंदर क्या बताया था, कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर क्या बना, केंद्रक द्रव्य है। जो केंद्रक द्रव्य है वही जीव द्रव्य यहाँ पर केंद्रक द्रव्य के अंदर कार्य कर रहा है, ठीक है। और इसी के अंदर केंद्रिका होती है, ठीक। तो हमने पूरा जो है एकदम से बता दिया, जितना भी हमें इंपॉर्टेंट लगा। डीएनए आरएनए को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। जो द्विगुणित मॉडल जो डीएनए का है वो किसने, जो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। हमने लगभग सभी चीज़ें बता दी हैं। सीधी बात है, डीएनए को आप कहीं भी आता है, डीएनए का मतलब होता है आनुवांशिक लक्षणों को ये एक संतति से दूसरी संतति में पहुँचाने का काम करता है। और एक चीज़ यहाँ पर जीन कहा जाए, अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई कौन है, प्रश्न कई बार आ चुका है। तो क्या है, अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई जीन है, ठीक है, ना कि डीएनए है, ना कि क्रोमेटिन है, ठीक है, ना जो है क्रोमोसोम। अब हमने इस प्रकार पूरा समझा दिया। यदि आपको बिल्कुल अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो ज़रूर एक बार इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।